नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। और आज हम 4 की चौकड़ी में बात करने वाले हैं 4 बड़ी खबरों की जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकारों से। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर राजधानी दिल्ली के रोहिणी से है, जहां रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई है और रोहिणी सेक्टर 34 में मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाशों को भी दबोच लिया है। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। तो दूसरी खबर मंडी से है, जहां गुरकोठा में 70 साल पुराने उप डाकघर के स्थानांतरण पर विरोध बढ़ा है और इस दौरान महिला मंडल ने खून से लिखा प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। बात करते हैं तीसरी खबर की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तीसरी खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने पूर्व वित्त मंत्री पर कटाक्ष किया है और कहा कि जिले को बड़े तोहफे कभी नहीं मिले, जबकि अब मुख्यमंत्री के प्रयासों से जिले को बड़ी सौगात मिली है। अब बात करते हैं चौथी खबर की। तो चौथी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी के LTG ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य जगत में चर्चा छा गई है। इस दौरान डॉक्टर बी स्वरूप रॉय चौधरी ने नई पुस्तक बोस लॉन्च की है। चलिए अब बात करते हैं इन चारों खबरों की विस्तार से। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ का मामला सामने आया है। यह पूरी घटना बाहरी उत्तरी जिले के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को इन बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने रोहिणी सेक्टर 34 इलाके में घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 11 राउंड फायरिंग भी हुई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को पैर में गोली मारकर काबू कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों आरोपी बवाना के एक कारोबारी की हत्या के मामले में वांटेड थे और करीब 1 महीने से फरार भी चल रहे थे। आपको ये भी बता दें कि प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि इन आरोपियों के तार विदेश में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक और अनिल पंडित से जुड़े हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कारोबारी की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लेने की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ भी कर रही है और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस मामले में आगे और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हमारे DCP आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी की लीडरशिप में और इनकी खुद जो है जो चेकिंग चल रही थी, उसी में जो है उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ हमारे वांटेड क्रिमिनल हैं, वो जो भागे हुए हैं हमारे एक सेंसेशनल मर्डर केस में। उनके नाम इनके सामने आए तो उसके लिए इन्होंने ट्रैप लगाया अपनी टीम के साथ। और लास्ट नाइट एनकाउंटर में जो है, ड्यूरिंग एनकाउंटर लास्ट हुआ है उनका 2 वांटेड क्रिमिनल, जिनके बाद में नाम पता चले मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे, ये पकड़े गए हैं। और इन्होंने जो है पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जो है फायर किया। जब उनको ओवरपावर करने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया, तो सेल्फ डिफेंस में भी इन्होंने फायर किया और उनको ओवरपावर किया। अभी फ़िलहाल ये दोनों इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे। बैकग्राउंड में मैं बता दूं कि 9 फरवरी को एक इंसिडेंट हुआ था, बवाना थाने का इंसिडेंट है, जिसमें वैभव गांधी नाम के एक बिजनेसमैन जो है ड्यूरिंग डे टाइम उस पर फायर हुआ था, जिसमें उसकी डेथ हुई थी। उसमें कुछ एसेलेंट्स थे जिनके इंफॉर्मेशन आई जैसे जैसे नाम आए, और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। और उसमें उसी एफर्ट्स में जो है 5 क्रिमिनल ऑलरेडी इसमें पकड़े जा चुके हैं इस केस में, जिसकी एलिबरेट प्रेस ब्रीफिंग हमारे स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 साहब ने 15 तारीख को की थी। उसी के कंटिन्यूएशन में जो है ये हमारा
इंफॉर्मेशन जो वांटेड क्रिमिनल है, काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल हैं ये दोनों, उसी की तलाश भी जारी थी। उसी मुहिम में ये कल रात इनका एनकाउंटर हुआ इनके साथ और जो है ये दोनों पकड़े गए हैं। जब पहले जो राउंड में जो पकड़े गए क्रिमिनल उनके नाम है रवि, और मैं याद दिला दूँ, रवि, दूसरा है संजय अलियास ताऊ जो कि मेन मास्टरमाइंड था, तीसरा है अरुण। जो उस टाइम पर जब पकड़े गए तो उस टाइम पर भी वो ड्यूरिंग एनकाउंटर जो है पुलिस का हुआ और वो पकड़ा गया था। चौथा है संदीप पुजारी और पांचवा है हरीश कुमार अलियास सोनू। ये 5 क्रिमिनल जो है पिछले जो टीम बनाई गई थी धरपकड़ में, ये 5 लोग पकड़े गए थे। अभी जो कल रात को जो पकड़े गए हैं वो है मोहम्मद इरफान जो कि चांदबाग का रहने वाला है और वहाँ का बीसी भी है चांदबाग का, जिस पर 40 केसेस है। 40 में से 32 केसेस दिल्ली के हैं और 8 केसेस यूपी के हैं। दूसरा उसका जो इस मर्डर में शामिल था ऐश्वर्या पांडे, गाज़ियाबाद का रहने वाला है, 37 साल का है। इस पे 5 केसेस हैं और 4 केसेस इसमें यूपी के हैं और 1 केस दिल्ली का है। इनसे इस ऑपरेशन में जो है 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं विद 4 लाइव कार्ट्रिजेस, और इनसे जो बाइक मिली कल रात को वो भी चोरी की बाइक मिली जो कि समयपुर बादली से चोरी है 2025 में। मंडी जिले के बलहा उपमंडल के गुरकोठा क्षेत्र से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां 70 साल पुराने गुरकोठा पोस्ट ऑफिस के स्थानांतरण के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आंदोलन अब 9वें दिन भी प्रवेश कर चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पोस्ट ऑफिस को वर्तमान स्थान से हटाने के फैसले से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसी को लेकर स्थानीय महिला मंडल ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए खून से लिखा गया प्रार्थना पत्र एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष को भेजा है। महिला मंडल का कहना है कि पोस्ट ऑफिस का वर्तमान स्थान उनकी सुविधा और समुदाय की जरूरत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यदि इसे स्थानांतरित किया गया तो लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और कई आवश्यक सेवाओं में बाधा आएगी। वहीं स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों और महिला मंडल जोर दे रही हैं कि यह स्थानांतरण रोक दिया जाए और पोस्ट ऑफिस को वर्तमान स्थान पर ही बनाए रखा जाए। ये मामला अब जिले में चर्चा का विषय भी बन गया है और जनता के गुस्से और विरोध के बीच स्थानीय प्रशासन भी इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है। इसी के साथ गुरकोठा पोस्ट ऑफिस के भविष्य को लेकर संघर्ष जारी है और ग्रामीणों का आंदोलन अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मैं जमुना ठाकुर और मैं गुरकोठा महिला मंडल की प्रधान भी हूँ। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे गुरकोठा में सब पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित करने का जो मामला चला हुआ है और हम उसके विरुद्ध धरने पे बैठे हुए हैं। आज उसका 9वां दिन है और हम कल महिला दिवस था तो हम सभी महिलाओं ने अपने खून से एक पत्र लिखा जो हमने एएसएसपी संजय जिला मंडी को दिया और उपायुक्त जिला मंडी को भी उसकी कॉपी दी और साथ में हमने बल के एसडीएम जी को भी उसकी एक कॉपी दी थी उनकी। तो ये समस्या एक आदमी की नहीं है कि वहाँ स्थानीय जनता की है। वहाँ जो बुजुर्ग हैं वो दूर जा नहीं सकते और किन कारणों से ये इसको स्थानांतरित किया जा रहा है, ये वो कारण भी असंवैधानिक हैं, जायज़ नहीं हैं। तो हमारी यही प्रार्थना रहेगी सरकार से कि वो इस बारे में विचार करे और हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करे और हमारा डाकघर है उसे वैसे के वैसे ही रहने दें। कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम अपना विरोध जारी रखेंगे। पोस्ट ऑफिस को जब भी जैसे स्थानांतरण किया गया तो लोगों को कुछ नहीं बताया गया, कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दी गई और विभाग ने 1 मार्च को संडे वाले दिन वो पूरा सामान बांधा और उसको ले जाने के लिए
तैयार हो गए। जब वो सामान लेकर के बाहर निकल रहे थे तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए, उन्होंने विरोध किया तो सामान ले जा नहीं सके। लेकिन दूसरे दिन एसएसपी मंडी ने मंडी से सामान भेजा, फर्नीचर भेजा और जो कंप्यूटर वगैरह भेजे और लेदा में सुचारू रूप से उस ऑफिस को लगा दिया। जो गरकोटा पोस्ट ऑफिस है उसके बाहर जो बोर्ड लटका हुआ है वो बोर्ड वैसे का वैसा है, उप डाकघर गरकोटा लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नोटिस नहीं लगा कि इस पोस्ट ऑफिस को कहीं बदली कर दिया गया है। ना तो लोगों को किसी को आज तक, आज की डेट में, आज जो 9 तारीख है, आज भी किसी को ग्रामीण को ये पता नहीं है कि ये क्यों गया पोस्ट ऑफिस। तो ये विभाग की बिल्कुल अपनी मनमानी है। किसी स्थानीय जनता को से उसका कोई संबंध ही नहीं रखा गया कि भाई डाकघर किस लिए गया, क्यों गया, मर्जी से उठा करके ले गए। और पंचायत को नहीं, किसी को कोई ये नहीं होता। अब जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ कैसे लेता जाएंगे, कोई अपंग है। सबसे बड़ी बात जो समस्या है हमें, अब गरकोटा नाम का कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो गरकोटा की जो जनता है, जो उस एरिया के जो जिनका पोस्ट ऑफिस था, वो पोस्ट ऑफिस बदली करने के लिए अब दर की ठोकरें खाएंगे, जगह जगह जाएंगे कि हमारा आधार कार्ड बदली चेंज कर दो, पैन कार्ड बदली कर दो, पासपोर्ट बदली कर दो, ड्राइविंग लाइसेंस बदली कर दो। तो ये इतनी बड़ी दिक्कत होने के बाद इन अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई देता कि इन लोगों को क्या समस्या है। हमारे 2-3 पंचायतों से गरकोटा, बाखर, कोठी पंचायत से लोग यहाँ पे माननीय डीसी साहब से मिलने आए थे, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे गरकोटा में 70 साल पुराना हमारा एक डाकघर था जिसके स्थानांतरित करके उसके लेदा किया जा रहा है। उसके लिए हमारी सरकार से मांग है, डीसी साहब के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि वो इतना पुराना डाकघर उस क्षेत्र में है, वो एज इट इज़ जहाँ है वहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत खाते आज के समय में भी ग्रामीण परिवेश में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका विश्वास जो है तो डाकघर में FD RD कराने में है। तो वहाँ बहुत लोगों के 17-18 हज़ार वहाँ पे अकाउंट्स हैं। तो इस वजह से हम सब लोग मिलके, हमारी महिलाएं 8 दिन से वहाँ पे धरने पे बैठी हैं। सारे ग्रामीण ये चाहते हैं कि वो डाकघर वहीं पे एज इट इज़ रहे, उसको वहाँ से स्थानांतरित किया जाए। इसके लिए लोग अभी डीसी साहब से मिलने आए थे, तो हम लोगों ने एक ज्ञापन डीसी साहब को यहाँ पे दिया। डाकघर बदलने के आदेश किसने जारी किए थे, क्या ये आदेश कल हमारी उनके डिपार्टमेंट से बात हुई, वो कह रहे थे कि हमारा 3-4 महीने से प्रोसेस चला हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी किसी भी ग्रामीण को नहीं है। उन्होंने एकदम फरमान जारी किए, लेकिन कहते हैं 3-4 महीने से जारी चला था ये प्रोसेस। तो उनको लोगों को भी अवगत कराना चाहिए था, कन्वर्सेशन होनी चाहिए थी लोगों के साथ, उसके बाद ये फैसला लिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना कुछ हो गया, तुगलकी फरमान जारी करके उस पोस्ट ऑफिस को खाली करके लेदा स्थानांतरित करने जा रहे हैं। तो कारण है कि बिना कारण के इसको चेंज किया जा रहा है। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां जिले के विधायक लक्ष्मण यादव ने विधानसभा में पीने के पानी से जुड़े मुद्दे पर बयान देते हुए विपक्ष पर कड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के पूर्व वित्त मंत्री होने के बावजूद रेवाड़ी को कभी कोई बड़ी सौगात नहीं मिली है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया कि उनके प्रयासों से अब जिले को लंबे समय बाद एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। आपको बता दें कि विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि जब पीने के पानी का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया तो विपक्ष ने आलोचना की, लेकिन उनका कहना था कि रेवाड़ी की जनता ने पिछले 40 से 50 वर्षों में 3 पीढ़ियों तक अपने प्यास और समर्थन से कांग्रेस और कैप्टन परिवार को सत्ता में रखा है, लेकिन इतने सालों तक पानी जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल सकी। उन्होंने आगे कहा कि यदि कैप्टन परिवार अपने शासनकाल में पीने के पानी की व्यवस्था करता है तो आज इसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले लगभग 50 वर्षों से कांग्रेसी नेताओं का जिले के लिए कोई विजन नहीं था, जबकि वर्तमान सरकार ने 1.25 साल का हिसाब स्पष्ट कर जनता को परिणाम दिखाया। यही नहीं, लक्ष्मण यादव ने जोर देकर कहा कि अब रेवाड़ी की जनता को विकास और सुविधाओं के मामले में लंबे समय से प्रतीक्षित लाभ मिल रहा है और सरकार की प्राथमिकता में जनता की भलाई सर्वोपरि है। ये थे रेवाड़ी विधानसभा से पीने के पानी और विकास को लेकर विधायक लक्ष्मण यादव के अहम बयान। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इस बजट में रेवाड़ी को बहुत सारी सौगातें देने का काम किया है। 32,327 करोड़ रुपए का एक नमो मेट्रो कॉरिडोर जो आएगा, जिसका रेवाड़ी को भी
स्पेशल बाउल को फ़ायदा होने वाला है, उसका भी इस बजट में एलोकेशन किया है। उसी के साथ मेरी एक डिमांड थी, मेरा क्वेश्चन भी लगा था कि 207 करोड़ रुपए का ये फ्लाईओवर है ROB, जो दिल्ली और पटौदी और रोहतक, तो ये V शेप में ये फ्लाईओवर बनेगा और इसके लिए भी 207 करोड़ रुपए की मंजूरी इस बजट में दी है। उसी के साथ साथ 6 जो हैं हरियाणा में मिल्क प्लांट हैं, तो 6 में से अब 2 और दिए हैं CM साहब ने, एक अम्बाला में दिया है और एक रेवाड़ी में दिया है, जिसकी कीमत भी 300 करोड़ के आसपास ये है, बनेगा। और ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि हॉस्पिटल भी जो हमारा 200 बेड का है जिला हॉस्पिटल, उसको 300 बेड का बनाने का भी घोषणा इस बजट में हुई है। इसी के साथ साथ धारवेड़ा में आप देखेंगे कि जो हमारा हॉस्पिटल था PHC, उसको भी अपग्रेड करने की इसमें घोषणा ना बजट उसमें एलोकेशन में लिया है। और एक आयुष औषधालय किसी गांव में बनेगा, उसका भी इस बजट में किया है। और साथ ही साथ एक नया फायर स्टेशन बनेगा, उसकी भी एक नई तरीके से उसकी नींव रखी जाएगी। और उसी के साथ बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए निवेशक आते हैं हमारे बाहर से, तो उनको एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाएं, उसका भी इस बजट में प्रबंध किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तीनों शहरों को, जैसे आपके गुरुग्राम है, जैसे आपका मानेसर है और आपका रेवाड़ी है, तो एक सेक्रेटरीट उनको बना के देंगे ताकि एक छत के नीचे उनको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएं। ये भी बड़ी बात, रेवाड़ी उस पर भी जुड़ा है। एक आप देखेंगे कि रेवाड़ी में IMT की भी घोषणा इस बजट में हुई है। और इसी के साथ साथ 8000 EWS के मकान बनेंगे, जिसमें रेवाड़ी का भी मुख्य हिस्सा रहेगा। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इतनी सारी लोकेशन इस बजट में रेवाड़ी के लिए हुई है, तो मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने रेवाड़ी, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी घोषणाएं रेवाड़ी के लिए हुई है। मैंने तो जब से राजनीति में आया हूँ हुआ होगा, लेकिन मेरे याद में ऐसा नहीं है कि इतने बजट में कई बार रेवाड़ी बोला जाए, जबकि जो फाइनेंस मंत्री होते थे रेवाड़ी के, उन्होंने भी कभी इतना जिक्र नहीं करा जितना हमारे मुख्यमंत्री जी ने रेवाड़ी का जिक्र किया है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अब रेवाड़ी बदलाव की तरफ है। ठीक उसी तरह से हमने पानी की डिमांड रखी थी, क्योंकि पानी भी नहीं है और लोग ये कहते हैं कि विधायक पानी मांग रहा है सरकार से, दूसरे लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को भी कि मैं पानी तुम्हारे, अगर तुम पानी दे देते तो आज मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तुम 40-50 साल से 3 पीढ़ियाँ रेवाड़ी ने प्यार तुम पे लुटाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज पीने का पानी नहीं है। जब तो भूमि अधिग्रहण कानून अलग था, आज कानून अलग है, इसलिए हमें ज़मीन नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी आप देखेंगे हमने कई पॉकेट में इस प्रोजेक्ट को लिया है, ताकि एक जगह ना मिलके कई जगह से ज़मीनें पूरी हो जाएं। और एक जगह का भी चल रहा है हमारा लिचाना में, 50 एकड़ के आसपास भूमि पोर्टल पे डाल दिया है, लेकिन वो सेटलमेंट भी लगभग करीब है, जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास शायद डिमांड है, उसका एग्रीगेशन हो रहा है, तो वो भी हो जाएगा। तो मैं चारों तरफ से, और मैंने कहा अगर भाई 40 सेक्टर डिजाइन हो रहे हैं रेवाड़ी के चारों तरफ, रेवाड़ी निरंतर बढ़ रही है। और हमारे पास हुड्डा कालाका में एक वो है, जबकि वहाँ ज़मीन है, तो उसके लिए भी मैंने कहा कि एक बड़ा टैंक यहाँ बनाया जाए, ताकि 10 सेक्टर ऑलरेडी रेजिडेंट रह रहे हैं, बाकी तो प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन उसमें रह रहे हैं। तो मैंने ये कहा भाई हुड्डा डिपार्टमेंट के पास ज़मीन पड़ी है, उन्हीं ने कॉलोनियाँ काटी HSPP ने, तो आप बड़ा एक हमें, उसके लिए भी मैंने सदन में बोला, और उसमें भी हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि हम इसको बनाएंगे। इसी तरह से आप जिला लाइब्रेरी की बात करें, भाई 36 साल होगी, मैं तो था नहीं, मैं तो 1.25 साल से ही हूँ। 36 साल किसको दोष दोगे जब डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं बनी? मैं बंगाल में गया, 1800 ईस्वी की लाइब्रेरी है, तभी मैं जब भी लेख पढ़
अब बात करते हैं 4 की चौकड़ी की चौथी खबर की। तो चौथी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी के प्रतिष्ठित एलटीजी ऑडिटोरियम में आज स्वास्थ्य जगत में हलचल मचाने वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध डॉक्टर बी स्वरूप रॉय चौधरी ने अपने विशाल अभियान के तहत अपनी नई पुस्तक बॉस भारत आउटस्मार्टिंग स्मार्टनेस का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के दौरान डॉक्टर बीआरसी ने सीधे तौर पर मेडिकल माफिया को चुनौती दी और स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता की सेवा के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर और आम जनता ने डॉक्टर बीआरसी के इस साहसिक कदम की सराहना की। उन्होंने ये भी बताया कि बॉस पुस्तक केवल स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं को उजागर नहीं करती, बल्कि इसके समाधान और सुधार के लिए व्यावहारिक सुझाव भी प्रस्तुत करती है। इस मौके पर डॉक्टर बीआरसी ने सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की है कि वे मिलकर एक पारदर्शी, जिम्मेदार और जनहितकारी स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने कहा कि यह अभियान और पुस्तक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और मरीजों की भलाई के लिए एक नया मार्गदर्शन साबित होगी। यानी आज के इस कार्यक्रम ने न सिर्फ स्वास्थ्य जगत में जागरूकता बढ़ाई, बल्कि मेडिकल माफिया के खिलाफ एक सशक्त संदेश भी दिया। अभी हमारा कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। शुरू करने से पहले जो बहुत गंभीर मसला है उस पर मैं 2-3 मिनट बात करना चाहूंगा। आप लोग जो सामने हैं यहाँ, हम सब आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से भी ज्यादा आप लोग किसी न किसी परिवार के हिस्सा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, आपकी कोई बेटी होगी या आप किसी के बेटे होंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंसानियत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को गहराई से समझना है। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल दिमाग में होंगे आपके, लेकिन उसके लिए हमारा जो एक्चुअल कार्यक्रम है वो उसी में उसका जवाब होगा। ये जवाब आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल लाइफ एंड डेथ का है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। ये परिस्थिति अगर हो जाए कभी कि आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है उसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब माइक को ये दोबारा भी ब्रीफिंग करेंगे एक बार, फिर कई बार मौका मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति अगर मान लो मेरी बेटी के साथ आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, 2 खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच ही जाएगा, घर पे भी जाके बता दूंगा एक बार फिर, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैड डॉक्टर, जो HPV वैक्सीन लगाने पे तुला है, स्कूल पहुंच ही रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है, कि एक बार को पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर से नहीं वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो तो मैं आज बताऊंगा ही, लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा, मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और 5 मंथ जिसे हम बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सब तो मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए और इस फोटो का
यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए और बाद में पता अभी बोल रहे कि हमने तो यूं ही आपने बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगा ही लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो यही बोलूंगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन HPV वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बची जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे HPV वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है समाप्त। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।